ओके। आप सभी को नमस्कार मेरा। आइए आगे मामला डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने जहां अपना डिस्कशन रोका था, मैं बता देता हूं एक बार। हम लोगों ने डिस्कशन रोका था अपना साइंटिफिक नोटेशन पर, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन से आज हम लोगों को आगे चलना होगा, और सबसे पहला मुद्दा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या देखना होगा, सुनना और समझना प्लीज, ठीक है। सुनना और समझना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? एक न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा के अंदर कौन से नंबर्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट वर्ड से मतलब है उस नंबर की आइडेंटिटी में जो रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, एक दो चीजें इसमें और भी है। बट जो वर्ड है और जो ज्यादातर रूल्स है, वहां से हमें वर्ड के बारे में वही पता लगता है, ठीक है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार, डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रही है? एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस। हम मास मेजर करते हैं, मान लो मास आ गया 9.4 ग्राम। On measuring the mass of this object on an analytical balance, the mass is 9.4213 ग्राम, ठीक है। तो मास जो है उसके दो डाटा अवेलेबल है, एक तो क्या है 9.4 ग्राम और एक 9.4213 ग्राम। तो आगे थ्योरी में क्या कहा गया है? द मास obtained by analytical balance is slightly higher than mass obtained by using platform balance. Therefore, digit 4 placed after decimal in the measurement is uncertain. तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है? अनसर्टेन, अनसर्टेन विजिबल है ना, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले मैंने सिग्निफिकेंट वर्ड का आपको सस्ता वाला मीनिंग बताया, जो मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर प्रचलित है। क्या मीनिंग? कि सर वो फिगर्स जो सिग्निफिकेंट है, मैंने ऐसा बच्चों को बोलते देखा है। मैंने इनफैक्ट टेक में टीचर्स को ऐसा बोलते देखा है, ठीक है। तो मैं उस डेफिनेशन को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्या कहा गया है कि जब किसी रिजल्ट में अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी को मेंशन किया जाता है यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सच कहूं तो डेफिनेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हमें ध्यान देना है। ध्यान हमें किस चीज पर देना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आइए हम लोग जरा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ पर जो रूल्स लिखे हैं ना, यहाँ पर जो रूल्स लिखे हैं वो सारे रूल्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो कुछ रूल्स मैं आपको एनसीईआरटी के बताऊंगा और कुछ रूल्स मैं आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल एकदम सिंपल है, यहीं से ले लेंगे हम लोग। क्या? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर है उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे 285 में हमारे पास क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस और नो, ठीक है। और कोई नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल नंबर है 2421। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी है? 4। तो इस प्रकार से कोई भी नॉन जीरो डिजिट क्या होगी? हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। क्या ये पहली बात आपको समझ में आ गई? क्या ये पहली बात आपको समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अपने रूल से बताना थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के रूल्स यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो रूल 1 तो ये हो गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं रूल 3 भी एनसीईआरटी से ले लेता हूँ। zeros between two non zero digits are significant, ठीक है। zeros between two non zero digits are significant। जैसे मान लो मेरे पास ईयर चल रहा हमारा 2025, तो 2025 में जो जीरो आया है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो रूल 1 हमने एनसीईआरटी से उठा लिया है, रूल 1 एनसीईआरटी से उठा लिया हम लोगों ने, और रूल 3 एनसीईआरटी से उठा लिया है, रूल 3 एनसीईआरटी से उठा लिया है। अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं अपने तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए 2 रूल हो गए हैं, मान लो ये रूल 1 है हमारी भाषा में और ये रूल 2 है। अब रूल 3 आप मेरा सुनना, ठीक है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, ठीक है। मुझे तो पता है क्या लिखा है यहाँ पे और मेरे माइंड में इंटरप्रिटेशन भी है,
लेकिन ऐसे इंटरप्रिटेशन का फायदा क्या, जो मुझे समझ में आ गई, जो मैं एक्सप्लेन कर दूं लेकिन आपको समझ ना आए, तो मैं थोड़ा सा इजी तरीके से अपनी भाषा में बाकी रूल्स आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दो रूल हो गए। रूल 3 सुनना। रूल 3 क्या बोलता है? ठीक है, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, क्या कहा? जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल मान लो कहा 0.00124, कहा जाए 0.00124 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है मेरे पास? पहली नॉन जीरो डिजिट 1 है। इससे पहले जितनी जीरो आई है सारी नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी कि इस नंबर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई है सोनू? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हो गया रूल 3 हमारी भाषा में। अगर मैं रूल 4 की बात करूं, तो जीरोज एट द एंड ऑफ, ठीक है, यहां लिख देता हूं रूल 4, ऊपर स्पेस नहीं है, रूल 4। ठीक है, जीरोज एट द एंड ऑफ, एट द एंड और राइट ऑफ, एट द और एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये सुन लो, ठीक है। शर्त है यहाँ पे, ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है, रिपीट करते हैं। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ, ठीक है, रूल को साथ साथ सुनना। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नंबर कौन सा नंबर? नॉन जीरो नंबर ही होगा, ठीक है, लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग हो जड़ बुद्धि। क्या हो आप लोग? जड़ बुद्धि, मतलब डम, ठीक है। तो जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ है नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द, they are on the right side of decimal point, right side of, विजिबल है ना, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये सुनो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक एग्जांपल से अपनी बात को रखता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास नंबर है लेट्स से 20,000, सिंपल कोई नंबर है लेट्स से 20,000, ठीक है। तो जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द, मान लो मैंने डेसिमल करके 0.00 कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है। तो जो जीरोज लेफ्ट टू द, ठीक है, जो जीरोज लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको ओरिजिन करता हूँ, सिंपली लिखता हूँ, मान लो 20,000 है, तो जो जितनी भी जीरो है वो डेसिमल के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे क्या हमारा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि रूल में लिखा है कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट होगी, वही जीरो सिग्निफिकेंट होगी जो डेसिमल के राइट पर होगी। ये तो डेसिमल के लेफ्ट में ना, डेसिमल यही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो, ठीक है। अब मान लो नंबर बोल दिया है 20,000.000। अब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, यस और नो। 20,000.000 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 जीरो जो डेसिमल के राइट में है वो सिग्निफिकेंट है, और एक हमारा 2 सिग्निफिकेंट है, एक 2 सिग्निफिकेंट है, और 3 ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है, यस और नो। कोई आपत्ति? क्या आपको ये रूल समझ में आ गए? क्या आपके रूल समझ में आ गए, यस और नो? ठीक है, फिर रूल 5 अगेन हम वो यहीं से उठा लेंगे, ठीक है, यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ लिखा है हमारे पास, हाँ, काउंटिंग वाला। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब ना जो ये रूल है ये फिजिक्स में लगे, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना हमारा वो फिजिक्स में भी आता है, तो फिजिक्स वाले टीचर से आप डिस्कस करना क्या है वो। लेकिन काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अलग सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स से बताए जाते हैं। यहाँ पर कितने हमारे पास? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई कहे 20 सेब 20 एप्पल, तो 20 एप्पल में बेटा जी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? इनफाइनाइट। क्या यहाँ तक कोई समस्या आपको? क्या यहाँ तक कोई समस्या? बोलो यस और नो। समझ में आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया? यस और नो। अब सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आने के बाद, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आने के बाद इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। चलिए शुरू करें आगे, ठीक है, यस और नो। 1 मिनट रुकेगा, लैपटॉप चार्ज में है ना, ठीक है, हाँ, सुनिएगा।
तो सुनना, जब मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.5 और 1.25, जैसे हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल में लिया, ठीक है, विजिबल है ना एग्जांपल, जूम कर लूँ, ये लो जूम कर लिया, ठीक है, अब तो अच्छे से विजिबल होगा, और जूम करूँ, ये ले और कर ले, ठीक है, अब विजिबल है। तो हमारे पास नंबर है 2.5 और 1.25, एक नंबर है, कहा गया है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखना है। देखो, आप जिन भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ठीक है, यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसमें वो नंबर देखना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है। तो कम किसमें है, 2.5 है जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब क्या है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा ना, आंसर आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर दो है और तीन है, तो दो और तीन में लिस्ट कौन है, दो और तीन में लिस्ट दो है, तो जो आंसर आएगा वो दो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर आएगा 3.125, क्योंकि हमें आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो आपकी एनसीईआरटी की ही भाषा है, क्या बोलता है कि आपका जो नंबर आएगा वो 3.1 होगा, क्योंकि 3.1 में ही दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.1 में ही हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यस और नो, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक अगली चीज आती है राउंड ऑफ करना, कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सुनना कहते हैं राउंड ऑफ के रूल्स। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। मान लो मुझे राउंड ऑफ करना है, 1.39 की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है, 1.386, मैंने 1.386 लिया। तो राइट मोस्ट नंबर जो है, अगर वो क्या है 5 से बड़ा है तो उसे प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज कर दोगे। तो इसमें जो सबसे राइट मोस्ट नंबर है वो क्या है, 6 है हमारे पास, ये सुनो 6 है ना, 6 है, तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, जो कि 1.39 हो जाएगा। एकदम सिंपल बच्चों वाला रूल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। अगला रूल, इफ द राइट मोस्ट नंबर टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर में कुछ नहीं करोगे। जैसे 4.334 है, ठीक है, तो 4 जब 5 से लेस है तो कुछ नहीं करोगे, एज सच लिख दोगे। हाँ, राइट मोस्ट नंबर हटा देना है, कहीं तुम राइट मोस्ट नंबर को भी रखो। राइट मोस्ट नंबर पिछले रूल में क्या हुआ है, राइट मोस्ट नंबर हटा दिया, हटा के पीछे वाले में एक इंक्रीज किया है तो 1.39 हो गया। यहाँ पे राइट मोस्ट हटा दिया, नो चेंज बोल दिया ना, रूल में बोल दिया है, नो चेंज, ठीक है। अब सुनो आगे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर वो 5 है, अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड। अगर इवन है, प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर प्रीसीडिंग नंबर ओड है तो 1 से इंक्रीज कर दोगे। जैसे 6.35 है, तो 6.35 है, प्रीसीडिंग नंबर ओड है तो ये 6.4 हो जाएगा। लेकिन 6.25 है तो प्रीसीडिंग नंबर 2 इवन है तो ये 6.2 ही रहेगा। बोलो यस और नो, क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, सिंपल बच्चों वाले खेल है, यस और नो, बच्चों वाले खेल है ना, कोई दिक्कत। क्या आप सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ कर लोगे, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ कर लोगे, जो मुद्दे की बात है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बात, किसी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है उसके लिए हम लोग अलग से कोई सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं मिड टर्म एग्जाम्स वाले बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ। मिड टर्म एग्जाम्स के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिड टर्म की एनसीईआरटी अलग है, कॉम्पिटिटिव की एनसीईआरटी अलग है, आप जेईई मेंस एस्पिरेंट है, आप नीट एस्पिरेंट है, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो क्या है, एनसीईआरटी है, ये सुन लो। चलिए आगे चलिए, ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब सुनना यहाँ पे, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को पहले पढ़ाना ठीक नहीं है। पहले हमें जानना होगा कुछ दो चार और बातों को, वो दो चार बातें मुझे पहले बतानी जरूरी है, तब जाकर मैं यहाँ पर ये बातचीत कर पाऊंगा, ठीक है, तब जाकर मैं यहाँ पर ये बातचीत कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पेज ऐड करने होंगे, क्या मैं पेज ऐड कर लूँ, इंसर्ट, क्या हम पेज ऐड कर ले, ब्लैंक, ओके, ठीक है। तो पहले मुझे कुछ और बातें बतानी होंगी, मेरी सीक्वेंस अलग है, ठीक है। दरअसल बात मेरी सीक्वेंस की भी नहीं है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस है हमें वो देखनी है। हम डायरेक्टली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे नहीं आ सकते। आपने जब तक मोल की बात नहीं की तो आप कैसे डिस्कस कर लोगे, जब तक हमने मोल की बात नहीं की, एटम की बात नहीं की, एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलिकुलर मास,
मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बता दूं, ठीक है। तो सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप, ये दो तीन चीजें। पेन रख दीजिए नीचे, पेन रख दीजिए, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा एटम। तो हमारा जो एलिमेंट वाला टॉपिक था, एलिमेंट से वर्ड आ गया था एटम, ये सुनो, याद करिए, ठीक है। पीछे से उठाता हूँ, एलिमेंट से क्या आ गया था, एलिमेंट से एटम आ गया था, यस और नो प्लीज, एलिमेंट से एटम आ गया था। तो एटम क्या है हमारे पास, एटम है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी को हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है, यस और नो, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये वाला जो पॉइंट है सामने रखती है, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये बात रखी थी डाल्टन ने, डाल्टन साहब ने, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी हमारा एटम है, ठीक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो डाल्टन साइंटिस्ट था ना, इसको प्लेटो ने, ठीक है, जो डाल्टन था इसको प्लेटो ने गलत साबित किया था। डाल्टन वर्सेस प्लेटो की कंट्रोवर्सी रही है इतिहास में। प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने कहा डाल्टन से, मतलब कहा था या नहीं एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्लेटो ने कॉन्ट्रडिक्ट किया था इस कॉन्सेप्ट को। क्या, प्लेटो ने सिंपली कहा कि एटम अगर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी है तो आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो डाल्टन ने कहा हाँ नहीं कर सकते। तो प्लेटो ने कहा किसी भी चीज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब उसका वॉल्यूम जीरो है। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि प्लेटो ने ऐसे ही कहा। प्लेटो ने क्या कहा, भाई अगर आप किसी चीज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उस चीज का वॉल्यूम जीरो है। तो डाल्टन ने कन्फ्यूजन के साथ जो है जवाब शायद दिया होगा उस टाइम पे कि हाँ। तो प्लेटो ने कहा अगर ऐसा है तो इसका मतलब एटम का वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, लेकिन एटम का वॉल्यूम तो जीरो नहीं होता, एटम का तो वॉल्यूम होता है, ये सुन लो। तो प्लेटो जो ये साइंटिस्ट था ना, ये सोक्रेट्स का स्टूडेंट था। सोक्रेट्स कौन है, ये एक अलग से पूरी बड़ी कहानी है, ठीक है, उस पर मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानना चाहें तो कभी हम बात करेंगे इस बारे में। सोक्रेट्स एक बहुत क्रांतिकारी इंसान था। तो प्लेटो भी क्रांतिकारी स्टूडेंट ही होगा, क्रांतिकारी टीचर का क्रांतिकारी स्टूडेंट। आप सब भी क्रांतिकारी बनिए ताकि मेरा नाम थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, स्पेशली जो तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। डाउट तो नहीं कोई, ठीक है। पानी मंगाता हूँ ऊपर बैठो। चलिए सुनिए, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात बाद में करेंगे, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या कहा गया, एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर आएंगे अलग से। अब ना वहां पर एक और बात आई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, बच्चों को दीजिए, बच्चों को, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहली चीज कहती है, सुनना ध्यान से, तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, दो दो चीजें जाननी है। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज कितना है, चार्ज होता है हमारे पास कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है, मास कितना है, मास है हमारे पास कितना, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। मैं ग्राम में दे रहा हूँ मास, ध्यान रखना ग्राम में, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटॉन के केस में चार्ज, चार्ज कितना है हमारे पास, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की कहानी आती है, यहाँ पर चार्ज हमारा 0 होता है और मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये सोनो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में, चार्ज मास, चार्ज मास, चार्ज और मास हमारे पास आ गए हैं, कोई दिक्कत, आगे चले, ठीक है। ये वैल्यूज आप लोगों को याद कर लेनी है, इलेक्ट्रॉन के केस में भी, प्रोटॉन में भी और न्यूट्रॉन में भी, ठीक है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास आपको याद कर लेना है, वहां से फिर हमारे लिए इजी रहेगा आगे बढ़ना। आगे चले, ये सुनो, आगे चले।
तो हम इस स्लाइड को एक और ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानने के बाद अगली चीज क्या आती है, ध्यान से सुनना। अगली चीज यहाँ पर आती है हमारे पास, किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो एटम की अगर हमें बात करनी है तो देखो सुनो, सबसे पहले एटम एलिमेंट का ही तो है। एटम किसका है? एटम हमारा किसी न किसी एलिमेंट का है। तो किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल रहेगा, ठीक है। सिंबल क्या है? उसके सबस्क्रिप्ट में Z रहेगा, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर रहेगा, ठीक है। ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, ध्यान देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होंगे हमारे पास, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से जो मास नंबर है हमारे पास, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस और नो? क्या आपको बात समझ में आ गई? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। चले तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जो हमारा एटम है ना, जो एटम है वो हो सकता है हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में हो, न्यूट्रल फॉर्म में हो, और हो सकता है वो चार्ज्ड फॉर्म में हो, न्यूट्रल फॉर्म में हो या चार्ज्ड फॉर्म में हो। एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ या तो वहां कोई चार्ज है ही नहीं, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कोई चार्ज है ही नहीं, ये कहना बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल तो होंगे ही होंगे। तो क्या मैं बोल दूं, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। यस और नो बोलो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का प्रतिनिधि कौन है, प्रोटॉन। तो क्या मैं बोल दूं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम ही है, बस यूनिट ऑपोजिट है, यूनिट ऑपोजिट है बस, ठीक है। बस यूनिट ऑपोजिट है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, यूनिट ऑपोजिट है, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पहली बात समझ में आ गई है सर? नो, ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करता हूँ चार्ज एटम की, अब एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और एटम पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, एटम पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब मैं प्रोटॉन्स को ई प्लस से लिखूंगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यस और नो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, यस और नो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, यस और नो? तो होता क्या है, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पर क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। सर गेन ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस कहाँ है? एटम के कोर में। तुम न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है इतना इजीली। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर है, एकदम लूजली बाउंड। इलेक्ट्रॉन्स तो कितने ही निकाल कितने ही डाल। तो इसलिए हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है पॉजिटिव चार्ज आने पर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव चार्ज की, तो वहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो प्लीज, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। चलिए आगे।
यस और नो, कोई समस्या बताइए। 1 मिनट हो गया, प्लीज 1 सेकेंड। चले आगे। तो ये बात समझ में आने के बाद हमने न्यूट्रल वाला केस देख लिया, चार्ज वाला केस देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है आगे। तो अब यहां से ना मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का, वो तुम्हें कर देना है। जैसे कि मान लो एटम है कैल्शियम 20 या 40, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो पहली बात इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका मतलब दोनों 20 हैं। यस और नो, क्या है दोनों 20 है, बोलो। अब तुम्हें प्रोटॉन पता लग गया, तेरे को मास नंबर पता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर पुट कर दे। यस और नो, तो यहां से न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कोई दिक्कत बताइए, बोलो कोई समस्या। यस और नो, चलिए आगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आ गए, तो फिर सवाल, बैठो मत, सवाल करो, बैठो मत, सवाल करो, सवाल सवाल। ठीक है, क्वेश्चन है जिंक 3065 में बताओगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके बताना। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, ठीक है, ये सुन लो, ये आप बताओगे, पॉज करके बताना, ठीक है। मैं सीधा कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो प्रोटॉन 30 रहेगा, और क्योंकि न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन भी 30 रहेगा, और 65 इक्वल टू प्रोटॉन 30 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 35 आ जाएगा, बोलो न्यूट्रॉन 35 आ जाएगा, न्यूट्रॉन 35 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर आओ, 7 प्रोटॉन 7, एटम न्यूट्रल नहीं है, एटम न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, आया नहीं ये। कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गेन, जितना चार्ज है, किससे गेन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर 7 प्रोटॉन है और पहले 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, देखो कैसे बना है, सुनना, ठीक है, रट्टा मत मारना। नाइट्रोजन रहा होगा कोई जिसका मस्त जीवन चल रहा था, 7 और 14, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसके अंदर क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो यहां पर प्रोटॉन भी 7 थे, इलेक्ट्रॉन भी 7 थे, प्रोटॉन तो अब भी सेम है 7, इलेक्ट्रॉन 3 ऐड कर दिए तो 10 हो गए ना, 10 हो गए ना, यस और नो। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं, तब जाकर ये बना है, तब जाकर ये बना है, तब जाकर ये बना है। तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने, 7 ही आ जाएंगे। बताइए, बोलो, कुछ नया सीखा जो आज तक कहीं नहीं सीखा। नया तो क्या मतलब, इसमें तो कुछ नया नहीं है, लेकिन अलग अंदाज से सीखा। एक, मैं जब स्टूडेंट था ना, तो एक टीचर थे हमारे, वो बोलते थे हमको, काफी अच्छे टीचर थे, कि सारा खेल समझाने वाले का है। ठीक है, सारा खेल समझाने वाले का है। सारा खेल समझाने वाले का है। तो बेटा, हो सकता है जो चीजें मैंने बताई वो बहुत बच्चों को अभी भी नहीं पता होंगी, तुम 11th में आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना पता होगा, लेकिन अब आई रियली होप किसी एक बच्चे को कुछ नया पता लगा हो। ठीक है, यस और नो बोलो, आगे चले, आगे चले। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, यस और नो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, और हमने निकालना सीख लिया है न्यूट्रल एटम्स के केस में भी
और चार्ज्ड एटम्स के केस में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आगे हमें किस चीज की बात करनी है, हमें बात करनी है वेरियस टाइप्स ऑफ मासेस। वेरियस टाइप्स ऑफ मासेस, हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहां पर मैं रीडिंग के लिए जरूर लेकर जाऊंगा आपको, लेकिन पहले यहाँ समझ लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, सुनिएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ मासेस। तो हमारे पास जो है, हमें मास की बात करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आता है जो कॉन्सेप्ट, वो होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, फिर हम बात करेंगे उसके बाद मोलर मास की, यस और नो। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसी के साथ साथ एक मास और आएगा हमारे पास, वो रहेगा मोलिकुलर मास। ठीक है, एक एक करके सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, पेन नीचे रख दो, ठीक है, और सामने ध्यान दो। ठीक है, पेन नीचे रख दीजिए, सामने ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है, सुनना ध्यान से। मास ऑफ एन एटम इन ग्राम, एक एटम का मास, एक एटम का मास ग्राम में। एक एटम का मास जो ग्राम में होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अब सबसे पहले नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हम लोगों को आइडिया है अच्छे से कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो 7 प्रोटॉन सबसे पहले, एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7 आ जाएंगे। ठीक है, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए हैं। हमें पता है बहुत अच्छे से कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, इन एन एटम इज एम्प्टी। बोलो हाँ या ना। अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है, इसका मतलब मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मास ऑफ द एटम इज एसोसिएटेड, is associated with subatomic particles only, with subatomic particles only। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, विजिबल है ना, मास ऑफ द एटम इज एसोसिएटेड विद सबएटॉमिक पार्टिकल्स ओनली। ओके, क्या कहना चाह रहा हूँ, नाइट्रोजन पे वापस आते हैं। तो जो नाइट्रोजन का मास होगा ना, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऑपरेट करेंगे और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है इतना ग्राम के अंदर। ऐसे ही 7 प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन का मास है इतना ग्राम के अंदर। ये सब विजिबल है ना, 7 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, प्लस 7 न्यूट्रॉन इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। अब ना यहाँ पर हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 10 की पावर -28 है वो कहीं ज्यादा छोटा है 10 की पावर -24 से। अगर ऐसा है तो क्या मैं जो 10 की पावर -28 वाली टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं? क्या मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं, हाँ ना। उसको नेग्लेक्ट करने के बाद अगर मैं आगे चलूँ, मुझे पेज ऐड करने दो। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो नेग्लेक्ट करने के बाद क्या मुझे यहाँ से मिल जाएगा जो मास है 7 इंटू, अच्छा एक और चीज, क्या मैं बोल दूं सबसे पहले कि जो मेरा 1.66 है वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 के ही बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर कह रहा हूं मैं। तो जो मेरा न्यूट्रॉन का मास है उसको 1.66 ही ले लेते हैं ना, 1.66, यस और नो बोलो।
ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं 1.66 कॉमन ले लूँ इंटू 10⁻24, फिर ये 7 + 7 मिल जाएगा मुझे, या मुझे यहाँ से 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 मिल जाएगा। बताइए यस और नो, बोलो कोई दिक्कत है ना। ठीक है, इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन एटम का मास ग्राम में निकाल दिया है। हमने नाइट्रोजन एटम का मास ग्राम में निकाल दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी प्रकार से हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। मेरे पास फॉस्फोरस है मान लीजिए, ठीक है, फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे 15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम प्लस 15 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ पर जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए मास ही आ गया। जब प्रोटॉन निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, और न्यूट्रॉन 16 आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन 15 न्यूट्रॉन 16, तो ये 15 प्रोटॉन्स का मास, ये 16 न्यूट्रॉन का मास। अगेन हम वही करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये और ये बचेगा। यहाँ से अगेन हम कॉमन ले लेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24, 15 + 16, और मास कितना आ जाएगा 31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, बताइए कोई समस्या, यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोलते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे चलें, आगे चलें। अब ना ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट क्या है, एक नोट देख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लेक्टेड एवरी टाइम। वो हर बार ही तो नेग्लेक्ट हो रहा है, तो उसको लिखो ही मत। या मैं ही कह सकता हूँ फिर फर्दर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मास इज टेकन इन कंसिडरेशन, इज टेकन इन, विजिबल है ना, इज टेकन इन कंसिडरेशन। अगर हम उसको ही कंसिडरेशन में ले रहे हैं, अगर हम उसको ही कंसिडरेशन में ले रहे हैं, देन राइट इट डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली लिख दो, उसको डायरेक्टली लिख दो। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल, लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास है जिंक 30 और 65। मुझे पता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करना है, ये सब नो, और मुझे पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब नो, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। आई नो दिस वेरी वेल। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसी का मास लिख देता हूँ ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 65 है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 65 है। तो तुम सीधा लिख दो ना 65 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताइए कोई दिक्कत, ये सुनो, कोई समस्या, डायरेक्टली लिख दो उसको, डायरेक्टली, डायरेक्टली ही लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत इस चीज में। चले आगे, आगे चले, पक्का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को लेकर है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को लेकर है ये एग्जांपल्स। ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात करने के बाद अब मैं अगली बात करता हूँ किसकी, मैं अब यहाँ बात करूंगा एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास अलग है और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास अलग है, सुनना ध्यान से। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, मास ऑफ एन एटम इन एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू बोलते हैं। ठीक है, मास ऑफ एन एटम इन एएमयू। सुनना ध्यान से, क्या करना है पहले वो सुन लो। हमने मास ग्राम में निकालना सीख लिया, ठीक है। ग्राम से एएमयू जाना है तो उसके लिए हम लोग रिलेशन यूज करते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारा होता है
1 AMU का रिलेशन, ठीक है, 1 AMU का रिलेशन ये हमारे पास होता है, यस और नो। अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे जाओगे तो 1 AMU को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, मास ऑफ C12, यानी कि जो कार्बन का 12 आइसोटोप है उसका लोगे आप मास, कार्बन 12 का मास कितना आएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा, यस और नो। हम निकालना सीख चुके हैं, आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, फिर उसका 1/12, तो इसका 1/12 करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे, बोलो, फिर यहाँ 12 से 12 कट जाएगा तो 1 AMU कितना आ गया, देखो ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो, कोई समस्या, कोई समस्या, पक्का, ठीक है, सब ठीक है इसके अंदर, चले आगे, चले आगे चले, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कोई कहे आपसे कि मुझे बोरोन का मास बताओ, कौन सा मास, एटॉमिक मास, तो बोरोन होता है 5 और 11, यस और नो, ठीक है। तो बोरोन के केस में मास 11 AMU आ जाएगा, 11 AMU, क्या आ जाएगा मास, 11 AMU। आप पहले सिंपली निकालोगे नॉर्मल मास, नॉर्मल मास कितना आएगा, देखो अगर स्टेप वाइज करें, 11 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, फिर यहाँ से इसको AMU पुट कर दो तो ये 11 AMU आ जाएगा, 11 AMU आ जाएगा, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चले आगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें मास निकालना है। कोई कहे कोई कहे लेट से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, डायरेक्टली लिख दो 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट, यस और नो, 16 AMU। कोई कहे आपसे, कोई कहे आपसे लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लेट से एल्यूमिनियम की, 13 और 27, डायरेक्टली 27 AMU आप लिख दोगे, तो ये जो AMU में मास लिख रहे हैं कौन सा मास है, एटॉमिक मास है आपका, कौन सा मास है, एटॉमिक मास। हमने पहले बात की एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के बाद क्या आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास। ये वाला मास हमने कर लिया है, ये वाला मास हमने कर लिया है, ये वाला हो गया डिस्कस, और ये वाला हो गया डिस्कस। अब मैं आपको मोलर मास की तरफ लेकर चलना चाहूँगा, मोलर मास क्या होता है, आइए मोलर मास की बात करते हैं, ठीक है, मोलर मास, तो सुनिएगा ध्यान से। तो मोलर मास की बात करने से पहले हमें मोल वर्ड से इंट्रोड्यूस होना होगा, मोल वर्ड से, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, वन मोल, वन मोल, पहले मैं वन मोल का आपको इजी तरीका बताता हूँ याद रखने का, फिर उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जैसे 1 डजन हमारे पास 12 होता है ना, 1 डजन कितना होता है, 12, ऐसे ही 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास होता है, ठीक है। 1 मोल हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगा, एकदम इक्विवेलेंट है इस कंसेप्ट के। जब भी 1 मोल को लेकर कंफ्यूजन हो 1 डजन पे वापस आ जाओ, जैसे 1 डजन 12 है, ऐसे ही 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब बात ये है कि सर ठीक है 1 मोल ये नंबर है, ठीक है, तो 1 मोल इतना आया कैसे, 1 मोल ये आया कैसे, तो देखो 1 मोल कैसे डिफाइन किया गया था, ठीक है। 1 मोल जो नंबर है, डेफिनेशन पर ना जाकर कॉन्सेप्ट पर जाते हैं सीधा। 1 मोल, द नंबर कोरस्पोंडिंग टू 1 मोल, द नंबर कोरस्पोंडिंग टू 1 मोल is equal to that number which comes, विजिबल है ना, नंबर कोरस्पोंडिंग टू 1 मोल इज इक्वल टू दैट नंबर which comes on calculating, which comes on calculating number of atoms, number of atoms in 12 ग्राम ऑफ C12। जब मैं 12 ग्राम ऑफ C12 में नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा, वहां से वो जो नंबर आएगा वो नंबर ही 1 मोल है, बेसिकली वो नंबर ही 1 मोल है। कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम,
कितना होता है, तो मुझे पता है कार्बन 12 होता है, ये सुनो, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आएगा। मैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। एक कार्बन इतने ग्राम का है, और पूछा जाए बताओ 12 ग्राम में कितने कार्बन है, 12 ग्राम में कितने कार्बन है, कैसे बताओगे भाई? एक कार्बन इतने ग्राम का है, 12 ग्राम में कितने कार्बन है? तो पहले आप एक ग्राम में बताओ कितने कार्बन है। एक कार्बन इतने ग्राम का है, तो एक ग्राम में इतने कार्बन। भाई जैसे कोई आपसे कहे एक पेंसिल 20 रुपए की है, 400 रुपए में कितनी पेंसिल, ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। एक पेंसिल 20 रुपए की, 400 रुपए में कितनी पेंसिल? तो पहले 1 रुपए में कितनी पेंसिल, 1/20, और 400 रुपए में कितनी पेंसिल, 400/20। यही तो करते हो, यही तो करते हो। तो एक कार्बन इतने ग्राम का है, तो एक ग्राम में इतना कार्बन, ठीक है। और 12 ग्राम में कितना कार्बन, अब यहाँ कर देते हैं, 12 ग्राम में कितना कार्बन, तो 12 ग्राम में 12/10। और सुनो ध्यान से, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओ माई गॉड। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारा 1 मोल जो नंबर है वो डिफाइन होता है। जो 1 मोल नंबर है हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन होता है। तो क्या मैं बोल दूँ 1 मोल कितना आ गया हमारे पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बोलो यस और नो, ये 1 मोल नंबर आ गया हमारे पास, 1 मोल नंबर आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या बताइए, कोई प्रॉब्लम? 1 मोल नंबर इस प्रकार से डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए। अब अगर 1 मोल हमने डिफाइन कर लिया है, तो 1 मोल से आगे हम लोग चलेंगे। अब 1 मोल से आगे, 1 मोल की डेफिनेशन देखने के बाद